एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की भाई, और हर एक चीज जो होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। राधे राधे, राम राम भाई सभी को। वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई, कमेंट करिए एक बार जल्दी से कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, आप लोगों को याद होगा जरूर आपने क्या डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला। बैंकिंग, मुझे याद आता है बैंकिंग के बारे में डिस्कस किया था हमने। बैंकिंग की सारी क्लासेस की थी, लगभग 4 क्लास की थी बैंकिंग पर बेस्ड, और हर एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। सब कुछ क्लियर है? यस, थैंक यू। चलिए भाई, तो मैं बात जो करने वाला हूं आज से एक टेक्निकल टॉपिक की शुरुआत करूंगा, और ये टॉपिक अगले 4 से 5 दिन चलेगा या 6 दिन चलेगा। तो ये 5 से 6 क्लास में चलने वाला टॉपिक है, इसलिए आपको इंतजार करना होगा, पेशेंस रखना होगा। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़कर चलेंगी, कनेक्ट होकर चलेंगी। इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं आपको डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट और जो डिफरेंट कर्व्स होते हैं वो पढ़ाऊंगा। अब इसीलिए आपको ये समझना है कि एक्चुअली प्योर इकोनॉमिक्स जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं। और यहां पर जितना मैं कहूं सिर्फ उतना ही सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। उसके अलावा एक भी शब्द आपको अलग से इंक्लूड नहीं करना। यहां पर आप अपनी थ्योरीज को ऐड नहीं कर सकते। नॉर्मली तो हमने बजट या बैंकिंग या बाकी कुछ पढ़ा तो हम उसमें अपने एग्जांपल्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैं कराऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें नहीं कर सकते। इसीलिए वन बाय वन हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्लास के एंड में मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराकर एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम में क्या क्या सवाल इससे पहले पूछा गया है। चलिए भाई, एक बार यस कह दीजिए सभी। और आज के इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में बात करूंगा मैं आपसे मार्केट यानी कि बाजार के बारे में। मार्केट यानी कि बाजार के बारे में। देखिए भाई, नॉर्मली मार्केट का मतलब तो आप समझते हैं कि कोई भी सामान, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस जहां से खरीदी जाती है, बेची जाती है, जहां पर कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर जगह को मार्केट कहते हैं। आप जहां से भी शॉपिंग करके आते हो उस जगह को मार्केट कहा जाता है। ऑनलाइन भी मार्केट होती है, ऑफलाइन भी मार्केट होती है। अब ये मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बाजार होते हैं। इन बाजार को किस आधार पर क्या नाम दिया जाता है ये समझना है हम लोगों को ध्यान से। अब सवाल ये है कि देखो, बाजार में मुख्य तौर पर 4 चीजें होती है। क्या क्या होता है देखो, एक होता है कि खरीदने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं। खरीदने वाले और बेचने वाले जो होते हैं उनके आधार पर डिफाइन होता है उस बाजार को क्या कहा जाएगा, पहली चीज। दूसरा ये है उस बाजार के अंदर वस्तु क्या मिलती है, सामान क्या मिलता है। तीसरी चीज ये है उस बाजार में कीमत क्या होती है। तो खरीदने वाले, बेचने वाले, सामान क्या है और उसकी कीमत क्या है, इसके आधार पर हम उसको नाम देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, समझना, कि एक होता है मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डिओपोली मार्केट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होती हैं, इनके बारे में अगर हम ध्यान से समझें पहले तो आप मेरे साथ इस बात को समझना कि जब हम ये कहते हैं कि किसी भी मार्केट में हम उसके टाइप बनाते हैं तो पहला टाइप आता है मोनोपोली, यानी एकाधिकार। दूसरा टाइप आता है डिओपोली, द्वैधाधिकार। अभी समझना मेरी बात को है। तीसरा आता है ओलिगोपोली, यानी अल्पाधिकार। चौथा आता है मोनोपसोनी, एक क्रेताधिकार। दूसरा आता है डिओप्सोनी, द्विक्रेताधिकार। एक आता है
ओलिगोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी, अल्प क्रेताधिकार। अच्छा, इसके बाद एक आता है, उसे कहते हैं बाइलेटरल मोनोपोली, द्विपक्षीय एकाधिकार। भी बात को समझिएगा ध्यान से, द्विपक्षीय एकाधिकार। एक आता है बाइलेटरल बाइलेटरल डीओपोली, डीओपोली, द्विपक्षीय द्वैधाधिकार। एक आता है बाइलेटरल ओलिगोपोली, यानी द्विपक्षीय अल्पाधिकार। द्विपक्षीय अल्पाधिकार। फिर उसके बाद एक आता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और एक लास्ट आता है इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार। देखिए भाई, पहली बात समझ, तो आप कहेंगे सर ये 11 टाइप के नाम आपने क्यों लिखे हैं यहां पर, इसका अर्थ क्या हो? देखो, सबसे पहले बात को समझ लो कि जब हम कोई बाजार का डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाजार का डिस्कशन करने का मतलब है हम उसके नामों को जान रहे हैं सबसे पहले, कि 11 तरीके से बाजार को नामकरण किया जाता है। अब देखो, यहां पहले बात को समझना, एकाधिकार मतलब यहां पर जो भी चीज होगी वो कितनी होगी? एक। द्वैधाधिकार में कितनी होंगी? दो। अल्पाधिकार में कितनी होंगी? अल्प मतलब कुछ, दो से ज्यादा कुछ। एकाधिकार में कितनी होंगी? एक। क्रेताधिकार में एक। द्विक्रेताधिकार में दो। अल्प क्रेताधिकार में अल्प मतलब कुछ। यही मतलब हुआ ना इसका। अब देखो, जब मैं ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा बाजार हो जहां पर एक विक्रेता हो, यानी कि इंग्लिश में कहोगे वन सेलर, कि किसी सामान को बेचने वालों की संख्या एक हो, वह असीमित क्रेता हो। क्रेताओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्रेता कितने भी हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में समझ लो यहां पर बात, यानी कि वन सेलर एंड अनलिमिटेड बायर्स। जब आपसे ये कहा जाए कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले या बेचने वाले संख्या लोगों की संख्या इतनी होनी चाहिए जिसमें कि सेलर एक हो और बायर्स की संख्या अनलिमिटेड हो, तो उस बाजार को ही हमने क्या नाम देना है? मोनोपोली। अब इसी को आगे बढ़ाइए, तो डिओपोली क्या होगा फिर? अगर मैं कह दूं कि किसी चीज में बेचने वालों की संख्या दो हो जाए, किसी प्रोडक्ट को बेचने वालों की संख्या मात्र दो ही हो बाजार में, खरीदने वाले कितने भी हो सकते हैं, तब उस स्थिति को क्या नाम दिया जाएगा? उसे कहा जाएगा बाइलेटरल, उसे कहा जाएगा डिओपोली। जब ये कहा जाए ओलिगोपोली मतलब कुछ, जब बाजार में लिमिटेड, फ्यू या कुछ लिमिटेड सेलर हो, बेचने वाले हो, और अनलिमिटेड बायर्स हो, बायर्स कितने भी हो सकते, तब उस स्थिति को कहा जाएगा अल्पाधिकार। एग्जांपल समझिएगा इस बात का। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में लाइट आती है, मार्केट की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है अन्वेश, आपको याद रखना है मार्केट यानी कि बाजार उसे कहते हैं जहां कोई सामान बेचा और खरीदा जाता है। कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी शॉपिंग कर रहे हो आप, वो मार्केट कहलाती है। अब जैसे कि मैंने बिजली खरीदनी है, बिजली अपने घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग,
तो मुझे बताओ, आप जिस भी जगह पर रहते हो वहां कितनी कंपनियां हैं जो लाइट सप्लाई करती? अगर मैं दिल्ली की बात करूं एग्जांपल के लिए, तो दिल्ली में 3 कंपनियां हैं, बट तीनों कंपनियों का एरिया अलग अलग है। यानी मैं जिस एरिया में रहता हूं, मुझे सिर्फ एक ही कंपनी है जो लाइट सप्लाई कर सकती है। तो अगर मुझे मीटर लगवाना है तो उसके अलावा मैं किसी और से कांटेक्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एरिया में बिजली प्रदान करने के लिए एक कंपनी को सरकार ने अधिकार दिया हुआ है, यानी ये मोनोपोली है। अगर मुझे कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है तो अमूमन देखिए कि मुझे 2 ही ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी जनरली ब्रांड आते हैं वो 2 ही में डिवाइडेड होते हैं। या तो वो पेप्सी के अंडर में बना होता है या फिर वो कोका कोला के अंडर में बना होगा। तो जनरली अगर 2 ही हो ऐसी स्थितियां कि आपको कह दिया जाए कि ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है कि इन 2 में से आप किसी से डील कर सकते हैं, 2 में से किसी से भी आप ले सकते हैं, तब वो डिओपोली होगा। लेकिन जब 2 से ज्यादा कुछ हो, हर कोई ना हो लेकिन कुछ लिमिटेड हो, जैसे जिस काम को करने में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बस समझना। जैसे कि नॉर्मली किसी को जनरल स्टोर खोलना है, सर जनरल स्टोर यानी आटा दाल चावल चीनी बेचनी है, तो हजारों लाखों कितने भी हो सकते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल जाता है उस काम में। लेकिन किसी को मेडिकल स्टोर खोलना हो, दवाई की दुकान, तो वहां लिमिटेड नंबर्स होते हैं, भाई इतने नंबर्स हैं कि यही ओपन कर सकते हैं जिसके पास लाइसेंस हो। नॉर्मली किसी को सॉफ्ट ड्रिंक बेचनी है, कितने भी अनलिमिटेड होते हैं बेचने वाली जो लोग होंगे। लेकिन कोई भी शराब को बेचना है, बियर बेचनी है, तंबाकू बेचना है, कोई ऐसी चीज जो डेंजरस होती है, तब वहां पर आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, यानी वो आपके नंबर्स को कम कर देता है। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि ओली का मतलब क्या होता है, कुछ के लिए मैं भी एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। पूरा लेक्चर मार्केट पे रहेगा, हर एक सवाल क्लियर होगा आपको। तो आपने कहा सर अच्छा मोनोप्सोनी क्या होता है? अगर मैं ये कह दूं कि एक ऐसा बाजार हो जहां पर बायर एक हो, खरीदने वाला एक हो, बेचने वाले कितने भी हो, मैनी या अनलिमिटेड कह सकते हो, मैनी या अनलिमिटेड हो सेलर, खरीदने वाला एक हो। ये सारी मार्केट जो ना रियल नहीं होती है, जरूरी नहीं है रियल हो, ये नाम दिए गए सर इसको। जैसे एग्जांपल बनाओ, एक कानून पास किया जाए कि जो भी गेहूं उगाया जाएगा देश में, वो सारा भारत सरकार खरीदेगी, उसके बाद आगे बेचेगी। ऐसा कानून बन जाए तो बताओ कितने खरीदने वाले हुए? सर लाखों करोड़ों किसान जो गेहूं बनाएंगे वो सिर्फ भारत सरकार खरीद सके, ऐसा कानून आ जाए तो हम कहेंगे फिर वो मार्केट हो जाएगी मोनोप्सोनी, एक जो होगा खरीदने वाला। अगर खरीदने वालों की संख्या 2 हो जाए, रूल बने कि 2 संस्थाएं खरीद सकती हैं, 2 हो जाएं और बेचने वाले तो अनलिमिटेड हो, तो उसको नाम देंगे द्विक्रेताधिकार यानी डिऑप्सोनी। अगर कहा जाए कि खरीदने वाले फ्यू या लिमिटेड हो, फ्यू या लिमिटेड बायर हो और अनलिमिटेड सेलर हो जाएं, तब उसको कहेंगे अल्प क्रेताधिकार। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बस आप इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट आगे डिस्कस हो जाए। देखो, टोबैको जनरल स्टोर पर मिलता है क्योंकि वो कानून की कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से, कानून की कमी की वजह से। लेकिन अगर इसका एक पर्टिकुलर रूल बनाया जाए और इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को देखा जाए मार्केट के केस में, तो बहुत सारे देश ऐसे भी हैं। हमारे भारत में तो रूल तो आता है, देखो बोर्ड पर लिखा होता है कि भाई 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ये बेचना मना है, या फिर इसको बनाने वाली लिमिटेड कंपनियां हैं, हर कोई इसको नहीं बना सकता। और इस तरह के कानून दुनिया भर के देशों में है कि इसको बेचने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस लेना होता है। तो एक नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो ये भी एक सिचुएशन है। तंबाकू बनाने वाली संस्थाओं की कंपनियों की संख्या सीमित होगी, बेचने वालों को भी यहाँ पर लाइसेंस का प्रोविजन होना चाहिए हमारे भारत में भी, जैसे दुनिया के यूरोपीय देशों में हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसी तरह डिओपोली है, मोनोपोली है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बदल जाती है भाई। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बदल जाती है। एक नॉर्मल एरियाज में अगर आप रहते हो तो आपको बहुत रेयर शॉप से जो है वो वाइन मिलती है, क्योंकि वहां पर आपको लाइसेंस के आधार पर। लेकिन अगर आप गोवा जा रहे हैं तो फिर वहां पर ये रूल वर्क नहीं करता ना। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन में, बट आपको समझना है
इसको डन कर लिया आप लोगों ने कि एक बेचने वाला है, दो बेचने वाले, कुछ बेचने वाले, एक खरीदने वाला, दो खरीदने वाले और कुछ खरीदने वाले। इस आधार पर इनको नाम दिया। अब मेरी बात समझना, अगर मैं कहूं कि बाइलेटरल मोनोपोली है, क्या माइंड में आ रही है बात? देखो, हर चीज रट कर नहीं जानी है एग्जाम में, वैसे सोचिए बाइलेटरल मोनोपोली क्या हो सकता है सर? द्विपक्षीय, दोनों पक्ष। कौन से दोनों पक्ष? भाई बाजार के दो पक्ष क्या होते हैं? खरीदने वाला, बेचने वाला। अगर मैं कह दूं कि एक ऐसी सिचुएशन बनाऊं कि सर खरीदने वाला भी एक, बेचने वाला भी एक हो, वन सेलर एंड वन बायर। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि सेलर भी एक और बायर भी एक हो, अगर मैं कहूं कि एक ऐसी सिचुएशन बनाऊं कि जहां पर सेलर भी दो, बायर भी दो, सेलर भी दो, बायर्स भी दो, अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाऊं जहां कुछ सेलर हो, कुछ बायर हो, फ्यू या लिमिटेड सेलर हो या फ्यू और लिमिटेड बायर हो, तब आप कहेंगे कि इसके लिए हम यूज कर सकते द्विपक्षीय शब्द, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की बात होगी और दोनों तरफ इस सिचुएशन में हम एक एक कहें तो बाइलेटरल मोनोपोली, दोनों तरफ दो दो हो जाए तो बाइलेटरल डिओपोली, और दोनों तरफ कुछ कुछ हो जाए तो ओलिगोपोली हो जाए। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले, अनलिमिटेड सेलर और अनलिमिटेड बायर होते हैं। अभी बात समझना, अनलिमिटेड सेलर्स और अनलिमिटेड बायर्स होते हैं, और इसमें भी अनलिमिटेड सेलर और अनलिमिटेड बायर्स होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी अभी आप इसको लिख लीजिए, अनलिमिटेड सेलर्स एंड अनलिमिटेड बायर्स। चलिए भाई सुबोध, बस ध्यान से पढ़िए पहले एक बात को। मैं कहता हूं ना, 1 घंटे की क्लास होती है, आराम से सुन लीजिए बस। अच्छा, अब आवाज आ रही होगी क्लियर, कोई बात नहीं। तो इनमें से हमें क्या क्या मार्केट को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है बड़े लेवल पर, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसमें से मुझे पढ़ना है आपके साथ, जो डिस्कस करना है वो है मोनोपोली। पहले ध्यान से समझिएगा मोनोपोली क्या है, साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा मोनोपोली मार्केट में क्या होगा, एक बेचने वाला होगा, यानी बेचने पर एक का अधिकार होगा, खरीदने वाले कितने भी हो सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, एक बेचने वाला होगा, खरीदने वाले कितने भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बात सोच के बताना, जब किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला एक इंसान होगा तो उसके जैसा प्रोडक्ट यानी उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा मार्केट में या नहीं होगा? जब किसी को बेचने वाला एक ही होगा तो उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट हो तो हम कहेंगे फिर दूसरे से भी ले सकते हैं, पर ऑप्शन क्या कहता है कि मोनोपोली में नहीं होगा, यानी नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, उस वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, वस्तु का प्रतिस्थापन
ओपन नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात समझिए ध्यान से। अब मैं आपसे कहूं कि इस वाले बाजार में क्या कोई और कंपनी एंट्री कर सकती है? इस मार्केट के अंदर कोई नई फर्म, नई कंपनी आ सकती है, या पुरानी कंपनी जा सकती है इस मार्केट को छोड़कर? अब क्या कहोगे? सर, इस मार्केट में कोई एंट्री कर भी नहीं सकता। मान लीजिए बिजली कंपनी, एक कंपनी एक एरिया में दी गई, अब उसमें अगर दूसरी आ जाएगी तो फिर मोनोपोली कहां रहेगी? एक कंपनी वो एक ही रहनी चाहिए, ना वो बढ़नी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। ना तो कोई एंट्री कर पाएगा ना कोई एग्जिट कर पाएगा इस कारोबार में, इस बिजनेस में, अगर मोनोपोली है। नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ फर्म। फर्म मतलब कंपनी। फर्म का मतलब कंपनी होता है। फर्म के यानी कंपनी के उस काम को करने में, प्रवेश करने और निकास करने, दोनों चीजों पर, प्रवेश व निकास पर प्रतिबंध हो। ये ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अब आपसे पूछ लूं अगर मैं कि ये एक फर्म होगी, अगर मैं कहूं कि जो फर्म होती है, जो कंपनियां होती हैं सर, उनके ग्रुप को इंडस्ट्री कहते हैं। जहां एक फर्म होती है वहां इंडस्ट्री और फर्म का मतलब एक ही हो गया, क्योंकि सर एक अकेली ही है वो। जहां दो फर्म हो, तीन फर्म हो, 50, 100, लाख, 10 लाख हो, वहां आप कहोगे फर्म अलग बात है, इंडस्ट्री अलग बात है। लेकिन जहां एक ही फर्म हो तो वो अपने आप में फर्म भी हो गई, और क्योंकि उस ग्रुप को बनाओगे तो अकेली ही बनेगी, वो इंडस्ट्री भी होगी। यहां फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं है। एक फर्म का जो ग्राफ होगा, फर्म और इंडस्ट्री मीन सेम। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा कि देखो, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री, एक ही फर्म है, जो प्राइस होगा ये अपने हिसाब से तय करेगी। इसलिए यहां पर क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेद होती है। मतलब क्या है कि यहां पर आप देखो कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आपको जो भी कुछ खरीदना है वो इनसे ही लेना हो। अब ये क्या करते हैं कि एक ही सामान की कीमत अलग अलग लोगों से अलग अलग वसूल करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। बिजली आती है आपके घर में, जो कमर्शियल मीटर से यूज होती है लाइट दुकान पर, उसके रेट अलग लगते हैं। जो लाइट घर में डोमेस्टिक मीटर से चलती है उसके रेट अलग होते हैं। लाइट एक ही है ना, लाइट तो अलग अलग नहीं है, लेकिन कमर्शियल मीटर वालों का रेट अलग है और घर वालों के लिए रेट अलग है। क्यों? क्योंकि अकेली कंपनी है, जो डिसाइड करते हैं वो आपको मानना पड़ता। तो यहां जो होगा वो कीमत विभेद होगा, यानी एक ही चीज की कीमत अलग अलग लोगों से अलग अलग ली जाए। यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि फर्म और इंडस्ट्री का मतलब सेम होगा। जो फर्म के द्वारा होगा वही इंडस्ट्री के द्वारा हो। इस बाजार में वैसे फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग होते हैं दोनों, इस बाजार में फर्म व उद्योग एक ही होंगे। ये पूछा गया था कि किस बाजार में फर्म और उद्योग एक ही होंगे, वह उद्योग एक ही होंगे। फर्म्स एंड मार्केट्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आर सेम इन दिस मार्केट, इस मार्केट में। तो बस आपको याद रखना है कि इस तरीके का सवाल पूछेगा एग्जामिनर, और आपको बताना है कि इस बाजार में क्या। तो जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे या रेट घटेंगे, उसके आधार पर इस बाजार में डिमांड भी कम ज्यादा होगी, यानी कीमत को घटाया बढ़ाया जाएगा तो बाजार में। तो इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा, अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, बस आप मान लेना। इसमें जो डिमांड का कर्व बनेगा, जो मांग वक्र बनेगा, जब हम इसमें डिमांड की लाइन बनाएंगे इस बाजार में, तो वो ऐसी बनेगी। अभी आप मान लेना भाई, अभी मान लेना। इंडस्ट्री मींस स्टील होता है क्या? हाँ? स्टील क्या होगा भाई अन्वेष? इंडस्ट्री मतलब ग्रुप होता है, कंपनीज का ग्रुप। स्टील इंडस्ट्री, स्टील कंपनियों का ग्रुप। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट कंपनियों का ग्रुप। टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम कंपनियों का ग्रुप। वो उसको रिप्रेजेंट करता है टर्म। तो इसका याद रखना है कि इसमें जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी नीचे की ओर हो। अभी इसको समझ में नहीं आएगा, बस इसको मेंशन कर लेना, ठीक है? मैं सारा लिखवाऊंगा एक एक करके, डाउनवर्ड स्लोपिंग को। इसको नोट कर लीजिए एक बार कि बाजार में क्या होगा कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा, कोई एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकता, कीमत अलग अलग रख दी जाती है अकेले होने की वजह से।
फर्म और इंडस्ट्री मतलब एक ही होंगे इस केस में, और डिमांड कर्व नीचे की ओर बनेगा, उसके पीछे रीजन बाद में बताऊं। ठीक है। चलिए, ओके भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि थोड़ा सा आपके मन में विश्वास बढ़ेगा। और देखते हैं भाई, एक सवाल देखते हैं जरा पहले तो। एकाधिकारी क्रेता का सामना एकाधिकारी विक्रेता से होता है तो उस बाजार को क्या कहते हैं? चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए, बताइए मुझे। एग्जाम में सवाल पूछा है कि ए मोनोपोलिस्ट फेसिंग मोनोपोलिस्ट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ क्या हुआ सौरभ, बताओ मुझे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक क्रेता और एक विक्रेता होगा। तो मोनोपोली में प्राइस कौन डिसाइड करेगा? फॉलो, वो फर्म खुद करेगी, वो कंपनी खुद करेगी कि उसके प्राइस क्या होंगे भाई। सौरभ भाई पढ़ लिया कमेंट आपका, मैंने भाई आराम से ही पढ़ा रहा हूं, बात समझाकर पढ़ा रहा हूं आपको। तो आपसे मैंने कहा कि जब एक ही क्रेता होगा और एक ही विक्रेता होगा तो उस स्थिति में उसको बाइलेटरल मोनोपोली कहें। इसका मतलब है कि दोनों तरफ एक एक ही हो। चलिए, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसको आपने कर लिया पहले। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगली मार्केट क्या कहती है। अगली मार्केट है मेरी, उसको नाम दिया है हमने परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। बताया मैंने आपको, देखो मैंने आपसे क्या कहा, सोच के बताना मुझे। मैंने आपसे कहा ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले हों और बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले हों और बहुत सारे बेचने वाले, मैनी सेलर्स और मैनी बायर, बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले। ध्यान से सुनना भाई। अब मुझे एक बात बताना, जहां बहुत सारे खरीदने और बेचने वाले होंगे और हर एक इंसान, हर एक सेलर होमोजीनियस यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट बेचता। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट। होमोजीनियस यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट बेचता हो, मतलब यह है कि हिंदी में कहें तो समरूप वस्तु हो। सभी लोगों के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु जो हो कैसी हो? समरूप, मतलब एक जैसी हो। साइज भी एक हो, कलर भी एक हो, पैकिंग भी एक हो, क्वालिटी भी एक हो, क्वांटिटी भी एक हो। अगर सारे के सारे विक्रेता एक जैसा सामान बेचते हो, उस बाजार को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो वास्तव में तो आप कहोगे सर ऐसी कोई मार्केट नजर नहीं आती, क्योंकि हम कुछ भी खरीदते हैं वैरायटी होती है। लेकिन एज्यूम कर ले अगर कि सारे बाजार में एक जैसा प्रोडक्ट ही मिलता होगा, हर कंपनी का, हर फर्म का, तो मुझे बताइए कि उसकी कीमत क्या होगी। तो आप कहोगे सामान एक होगा तो प्राइस भी एक होगा, कीमतें भी इक्वल रहेंगी, कीमतें भी नहीं अलग अलग होंगी। प्राइस आर इक्वल, वस्तु भी समान और कीमत भी एक समान होगी। अब ऐसे बाजार में बताना मुझे जहां सब कोई सेम प्रोडक्ट बेचते होंगे, क्या एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करने का खर्चा होगा या नहीं होगा? जो एक के पास मिलता है वही दूसरे के पास, वही तीसरे के पास अगर मिले बाजार में, तो फिर वहां कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होता है अपनी फीचर को बताना कि हम अलग क्यों हैं।
भाई दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट ही सेम होगा तो वहां कोई एडवर्टाइजमेंट करने की यानी कि एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी। नो सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट से बाजार में कोई सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होगी। तो विक्रय या विज्ञापन लागत नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट करने की लागत नहीं होगी। ऐसे बाजार में जहां पर सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम कीमत पर मिल रहा है, याद रखना। अब इस बाजार में क्योंकि देखो कितने भी सेलर हो सकते हैं, कितने भी बायर हो सकते हैं, सोचना कितने भी सेलर हो सकते हैं, कितने भी बायर हो सकते हैं, तो इस कारोबार में कोई भी आ सकता है। इस काम को करने के लिए किसी को एंट्री कर ले, कोई नंबर का तो लेना देना नहीं है, और कोई भी जा भी सकता है। कोई भी फर्म इसमें एंट्री कर सकती है और कोई भी फर्म इसमें एग्जिट कर सकती है। अच्छा, अब इस बाजार में क्या होता है, जो कीमत होती है वो इंडस्ट्री द्वारा डिसाइड की जाती है। मैंने बताया फर्म्स के ग्रुप को इंडस्ट्री कहते हैं। जो कीमत होती है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, फर्म डिसाइड नहीं करती है। प्राइस डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री। जो कीमत का डिसीजन होगा, कीमत निर्धारण उद्योग करते हैं। कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, यानी एक उद्योग बताता है कि उसकी कीमत क्या होगी इस बार, और उस कारोबार में जुड़ने वाली सारी फर्में उसी कीमत पर बेचती है। देखो जब यहां एक फर्म थी तो एक ही इंडस्ट्री हुई अपने आप में, वो फर्म ही डिसाइड करती है मोनोपोली में कि कीमत क्या रहेगी। यहां पर मान लो कि उस काम को करने वाली 10 कंपनियां हैं, उनका ग्रुप डिसाइड करेगा कि कीमत होगी और सारी फर्म उसी कीमत पर बेचेंगी, क्योंकि रूल कहता है कीमत एक बराबर होनी चाहिए। फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म द्वारा कीमत स्वीकार की जाएगी। फर्म कीमत डिसाइड नहीं करेगा, फर्म द्वारा कीमत स्वीकारक होगा, यानी फर्म का कीमत नियंत्रण पे नहीं हो की जाती है। अब ऐसे बाजार में जो डिमांड कर्व बनेगा, ऐसे बाजार में जो डिमांड कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ये भी बात को समझना, जो मांग वक्र बनेगा, हम ये कहेंगे उसका मांग वक्र ऐसा होगा, उसका मांग वक्र ऐसा बनेगा, डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। और ऐसे कर्व को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें ना कीमत ऊपर बढ़ती है ना कीमत नीचे जाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना। अब मैं आपको एक पहले सवाल दिखाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि किसी भी बाजार के विषय में अगर बात की जाती है, देखो बाजार संरचना के किन प्रारूपों के अंतर्गत फर्म को अपने उत्पाद के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है, यानी फर्म को कीमत को नियंत्रित करने का, कीमत को घटाने का, कीमत बढ़ाने का, कीमत को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है। तो कौन से बाजार में फर्म के पास कीमत को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं? अभी मैंने आपको बताया सर, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहां पर कीमत को डिसाइड जो है वो इंडस्ट्री करती है। कीमत को नियंत्रण करने का, कीमत को निर्धारित करने का अधिकार उद्योग के पास होता है, इंडस्ट्री के पास। बात क्लियर हो गई यहां तक? इस तरीके के सवाल बनाएगा एग्जामिनर और वही आपसे पूछेगा। जैसे देखो, कौन से बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? अभी अभी आपने पढ़ा ना, पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, क्या नहीं होता, सोचिए। तो आप कहोगे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक होती है। बिल्कुल होता है, ज्यादा नंबर होते हैं बायर सेलर के। समरूप वस्तुएं भी होती हैं, ये भी ठीक है। कीमत पर फर्म का नियंत्रण,
अभी अभी मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार उसे कहते हैं जहां फर्म पर फर्म का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि कीमत का नियंत्रण उद्योग के पास होता। अब क्योंकि उसने पूछा क्या नहीं है, तो मुझे पता चल गया ये वाली स्टेटमेंट गलत दी हुई है, ये नहीं है। ऐसे करेगा एग्जामिनर सवाल आपसे, तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप इसको कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे सारी कंडीशन तो आपको याद आ जाएंगी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा। एक जैसे प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत सारी फर्म्स होंगी, बहुत सारे बायर्स होंगे, और सेम प्रोडक्ट को सेम कीमत पर सारी कंपनीज बेचेंगी, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होगी। चलिए भाई, हमें एक दो मार्केट और डिस्कस करनी है यहां पर। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, आराम से इसको घर पर नोट कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। अगले मार्केट का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें क्या होता है देखो, मैंने बताया आपको इससे पहले कि इस बाजार में खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, बेचने वाले भी। मैनी सेलर होते हैं, मैनी बायर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले, ये आपने देखो लिखा हुआ हो। लेकिन यहां पर जो सब लोग प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब हम डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट प्रोडक्ट। अब किसी का साइज अलग है, किसी की पैकिंग अलग कर दी है, किसी की क्वालिटी अलग कर दी है, क्वांटिटी अलग कर दी है, तो कुछ अलग कर दिया जाता है वस्तु के अंदर, उसी को हम कहते हैं विषम वस्तुएं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार की वस्तु। अब जिस बाजार में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी, वहां कीमतें भी अलग अलग होंगी। यही मतलब है ना इसका, जब सामान अलग अलग होगा तो कीमतें भी अलग अलग होंगी। प्राइस आर नॉट सेम, कीमतें एक जैसी नहीं होती हैं, यानी कीमतें अलग अलग होती हैं। जैसी वस्तु वैसी कीमत हो, कीमतें भी अलग अलग होंगी। अब ऐसे बाजार में आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है आपके फीचर्स के बारे में, आपकी यूएसपी के बारे में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर जो होगा, कोई भी एंट्री कर सकती है, कोई भी एग्जिट कर सकती है, और यहां पर जो होगा वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होगा, कोई भी इसमें आ सकता है, इस कारोबार में, इस कारोबार को छोड़कर जा सकता है, और यहां पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी, बहुत ज्यादा आपको एडवर्टाइज करना होगा। अब आप देखो, रियल में आपको यही मार्केट नजर आई, रियल में आपको यही मार्केट नजर आती है, क्योंकि आज हम देखिए कि कोई भी चीज लेने जाए मार्केट में तो उसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल हो, तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट जो हैगी वो ज्यादा होगी। यही हमारी रियल मार्केट नजर आती है हमें, क्यों? क्योंकि रियल में आप देखो सर, यहां पर हमें सारी वैरायटीज मिलती हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को, ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है वो दूसरे ब्रांड से डिफरेंट होता है। भाई ब्रांडेड का मतलब क्या होता है? हर ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग होता है। तो इसका मतलब यही हमारी रियल मार्केट है, इसी में हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आते हैं। बहुत एडवर्टाइजमेंट करना है। हाँ, यहां जो कीमत होगी वो फर्म खुद ही डिसाइड करेगी, वहां इंडस्ट्री नहीं करेगी। प्राइस डिसीजन फर्म द्वारा ही होगा, प्राइस डिसाइडेड बाय फर्म्स। तो फर्म द्वारा ही कीमत नियंत्रण निर्धारण होगा। अब वही घटा सकती है, वही बढ़ा सकती है, इसका मतलब है कि फर्म का नियंत्रण, कीमत का निर्धारण। कीमत निर्धारण फर्म के द्वारा होगा। अब इस बाजार में जो डिमांड कर्व बनेगा, भी मान लेंगे हम इस बात को, इस बाजार में जो डिमांड कर्व होगा, जो मांग वक्र होगा, अभी मान लेंगे भाई, ये आगे समझाऊंगा मैं इस बारे में, तो ये भी डाउनवर्ड बन, बस थोड़ा सा नीचे की शेप बदल जाएगी ग्राफ की, लेकिन ये भी डाउनवर्ड हो, इसको कहते हैं डाउनवर्ड। तो बस इसमें अंतर समझ में आ रहा है कि इसमें प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इससे पिछले वाले मार्केट में जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। एक में फर्म ही कीमत डिसाइड करेगी, एक में फर्म नहीं कर सकती,
इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। एक में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी और दूसरे में नहीं हो, ये तो फर्क है ना। अच्छा, एक लास्ट मार्केट और बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, एक बार देखेंगे ध्यान से। उसे कहते हैं ओलिगोपोली। अभी मैंने बताया आपको ओली का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बेचने वालों की संख्या कुछ होती है, अगर बहुत लिमिटेड होती है, जहां पर आपको लाइसेंस लेना हो, परमिट लेना हो किसी काम को करने का, वहां संख्या ऑटोमेटिकली सीमित हो जाती है। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है इससे पहले कि एक नाई की दुकान, एक किराने की शॉप, एक वेजिटेबल्स की शॉप और एक सिगरेट इंडस्ट्री, और ये पूछा इसमें कौन सा वो होगा जो ओलिगोपोली कहलाएगा। ये रियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ऑब्वियस है कि सिगरेट इंडस्ट्री में तो लाइसेंस जैसी कंडीशन हो सकती है, बाकी जगहों पर नहीं होगी कंपैरेटिवली अगर हम करें तो। अब एक लास्ट मार्केट को समझिएगा, उसे कहते हैं ओलिगोपोली। तो मैंने कहा जिस बाजार में कुछ सेलर हो, फ्यू या लिमिटेड सेलर हो, और बहुत सारे बायर्स हो, मैनी या अनलिमिटेड बायर्स। अब ये कुछ कैसे होंगे, मैंने बताया जब कोई ऐसा काम हो जिस काम को करने के लिए आपको लाइसेंस या परमिट की जरूरत हो। जब किसी काम को करने में, तब आप वहां ओलिगोपोली में आ जाते। इस काम को करने में एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं, जैसे वाइन है, टोबैको है, सिगरेट इंडस्ट्री है, जो लिमिटेड नंबर्स कर देती है ऑटोमेटिक। ठीक है, या इस तरह के जो भी केमिकल्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिसिन से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, जहां पर आपको नंबर ऑफ संख्या अनलिमिटेड ना हो, उनको आपने इस कैटेगरी में रख देना। अब ऐसे ग्रुप में क्या होता है, ऐसी जगह पे ओलिगोपोली के अंदर जो प्राइस होता है, वहां एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। यहां पर व्यापार करने वाली जो फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसे कहते हैं कार्टल करना। ये पूछता है कि कार्टल जो वर्ड है ये किस बाजार में यूज होता है। कार्टल शब्द जिसका मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप क्रिएट कर लेना, ताकि जो कंपटीशन है कम किया जा सके। छोटे समूह बनाना प्रतियोगिता कम करने के लिए, प्रतियोगिता को कम करें, आपस में कंपटीशन ना रहे, इसलिए ग्रुप बना लेना वो कम करने की। इससे क्या होता है, ओलिगोपोली बन। अब इस मार्केट में क्या होगा कि प्राइस जो होता है ग्रुप की वजह से ये आसानी से चेंज नहीं होता, इसे कहते हैं प्राइस रिजिडिटी, कीमत कठोरता। तो बस यही पूछेगा एग्जाम में कि कीमत कठोरता जो है ये कौन से बाजार की फीचर हो, यानी इसका मतलब जो आसानी से चेंज ना हो। इसीलिए देखो यहां पर जब हम इस वाले बाजार की बात करते हैं तो इसमें जो डिमांड कर्व बनाते हैं, उस डिमांड कर्व को, उस मांग वक्र को हम ये कहते हैं कि वो किंग्ड है, या फिर हम उसे कहते हैं कि वो इनडिटर्मिनेट है। इसको हमने क्या कहना भाई, देखो इसमें जो डिमांड कर्व बनता है वो इस तरीके का टेढ़ा बनता है। इसको हम कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व या फिर इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व या फिर इनडिटर्मिनेट कहते हैं। हिंदी में भी इसको किंग्ड ही कहा जाता है, किंग्ड मांग वक्र यानी या अनियत मांग। इसी को इनडिटर्मिनेट कहते हैं, अनियत कहते हैं, या अनियत मांग। तो ऐसे बाजार में, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ओपेक नाम से आता है, जो दुनिया भर में पेट्रोल सप्लाई करते हैं, दुनिया के सारे देश हैं उसमें अरब आता है, आप जानते। अब ये सारे देश ने 1960 में मिलकर क्या करा था, ग्रुप बना लिया। जो ये सारे देश पहले अलग अलग करते थे तेल की सप्लाई, इन्होंने जब ग्रुप बना लिया था, उसे ओपेक कहते हैं ग्रुप को। तो यहां इनके बीच कंपटीशन क्या हो गया था, कम हो गया था। तो कंपटीशन कम करने के लिए ग्रुप्स बना लेना, जिसे ओपेक बनाने पर किया गया था, उसको कहते हैं कार्टल करना। और कार्टल करना जो शब्द है वो ओलिगोपोली बाजार में आता है। तो ये चार बाजार को एक्सप्लेन करा है मैंने। मोनोपोली में मतलब एक होगा, डिओपोली में कुछ होंगे, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे होंगे लेकिन सेम प्रोडक्ट बेचेंगे,
और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे होंगे लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट को बेचेंगे। एक आखिरी बात सुनना, और मैं जब कल मिलूंगा आपसे, कल की यानी अगली क्लास में, पहले पूरा रिवीजन कराऊंगा, फिर आपसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा बाद में। एक आखिरी बात समझना, अब यहां पर एक पूछता है कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं। एक एक्स्ट्रा बात आती है, ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं। एक आता है मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। एक पॉइंट आता है मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। बाजार संतुलन किसे कहते हैं। और एक शब्द आता है जिसे कहते हैं शट डाउन पॉइंट। बाजार को बंद करने का बिंदु किसे कहते हैं, शट डाउन पॉइंट किसे कहते हैं। ये 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। शट डाउन मतलब बाजार को बंद करना, हिंदी और इंग्लिश में यही कहते हैं। देखो, ब्रेक इवन यानी कि एक ऐसी स्थिति को कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, देखो, ब्रेक इवन का मतलब है जहां पर ना लाभ हो और ना हानि हो। एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना लाभ हो ना हानि हो, वो बिंदु क्या होगा। और मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं उस बिंदु को जहां पर हमें अधिकतम लाभ होता है, जहां पर हमें अधिकतम लाभ होता है। और शट डाउन कहते हैं जहां पर फर्म कारोबार को बंद कर देती। अब देखो ध्यान से, हमें ये समझना है, जनरली तौर पर हम ये बात सोचते हैं कि एक कंपनी का काम है कि प्रॉफिट को कमाना और मैक्सिमम करना। नहीं, एक कंपनी सबसे पहले क्या डिसाइड करती है कि मैं उस जगह पहुंचूं जहां मेरा लॉस ना हो। पहले कंपनी का टारगेट है लॉस खत्म करना। जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसे कहते हैं ब्रेक इवन। ये कैसे निकलता है, हम ये कहते हैं जहां हमारी टोटल कॉस्ट यानी जो हमारा टोटल खर्चा है वो और टोटल रेवेन्यू यानी जो कुल लागम है, कुल आय है हमारी, ये बराबर हो। जहां पर हमारा खर्च और हमारी आय दोनों बराबर होंगे, उस पॉइंट को हमने बोलना है कि वहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सबसे पहले हम यहां पहुंचते, कोई भी बिजनेस सबसे पहले यहां आता। अच्छा, जब ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद सोचता है क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले मिले, बाजार संतुलन हो। इसके लिए तरीका यह है कि हम एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना होगा वो देखेंगे। ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू क्या होती है, सीमांत लागत चेक करेंगे, यानी एक वस्तु को बनाने पे कितना खर्चा बढ़ गया, और देखेंगे उसकी सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, एक यूनिट को बढ़ाने पर उसकी इनकम कितनी बढ़ गई। इसको देखने से पता चलेगा मुझे कि हमारा प्रॉफिट कितना मैक्सिमम है, सीमांत लागत और सीमांत आगम के। और जब मुझे यह डिसाइड करना होगा कि मुझे कारोबार करना है या बंद कर देना है, तो इसका एक तरीका होता है, उसे कहते हैं कि जो हमारा प्राइस है, जब हमारा प्राइस कम हो जाता है, जब हमारी कीमत जो हम वसूल करते हैं, हमारी जो कीमत है, प्राइस है, जब ये कीमत हमारी कम हो जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी कहते हैं जिसे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यानी कि जो चेंज होने वाली कॉस्ट है उससे, तब हम उसमें डिसाइड करते हैं कि बाजार को बंद कर देंगे। औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो जाए हमारी कीमत, तब हम बाजार को बंद कर दें। अब आपको ये 2-3 बातें समझ में नहीं आएंगी कि सर ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है, या फिर आपसे पूछूं कि ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है या एवरेज वेरिएबल क्या है। तो देखो, मैंने कहा ना, ये 6 क्लास का टॉपिक है। अगले लेक्चर में मैं आपको कॉस्ट ही पढ़ाने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपको ये सारी कॉस्ट क्लियर हो जाएंगी, इन सबके अर्थ क्या होते हैं और इनको हमने किस तरीके से डिफाइन कर। तो एक बार रिकैप करता हूं, आज की क्लास का जितना काज उतना सुनना और याद रखना बस उसे। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, बाजार के कुछ नामों को डिस्कस किया। क्या क्या है बाजार के नाम, देखो, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, डिओप्सोनी, ओलिगोप्सोनी। बाइलेटरल मोनोपोली, बाइलेटरल डिओपोली, बाइलेटरल ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक। उसके बाद मोनोपोली को एक्सप्लेन किया है कि इसमें कीमत विभेद होती है। परफेक्ट कंपटीशन में सभी लोग एक ही कीमत पे बेचते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सभी की कीमतें अलग अलग होती हैं। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी, कीमत कठोरता होती है। ब्रेक इवन मतलब ना लाभ ना हानि हो। मार्केट इक्विलिब्रियम जहां मैक्सिमम लाभ हो, प्रॉफिट हो। और शट डाउन जहां बाजार को बंद किया जाए। अच्छा, अब मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे, ध्यान से समझना।
एकाधिकारिक प्रतियोगिता में यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो कॉपी में आपके पास होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, बैरियर्स अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फर्म, फर्मों के आने पर रोक होगी, गलत है। क्योंकि आपने कहा जहां बहुत सारे नंबर होते हैं, जहां बहुत नंबर सेलर और बायर के होंगे, वहां कोई नहीं रुकावट करता। जहां रुकावट नहीं होगी, याद रखना, वहां बैरियर्स नहीं होते, यानी इफेक्टिवली वहां कोई भी एंट्री कर सकता, कोई भी एग्जिट कर सकता। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती? ध्यान से समझना, पूर्ण प्रतियोगिता में होती है लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता में नहीं होती है, वो कौन सी है? सोचो। देखो, मोर बायर्स एंड सेलर, ये परफेक्ट में भी होती है और मोनोपोलिस्टिक में भी होती है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ये मोनोपोलिस्टिक में भी होती है, ये परफेक्ट में भी होती है। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन, आप कहेंगे सर ये नहीं होती, क्यों? क्योंकि एक जैसा प्रोडक्शन परफेक्ट कंपटीशन में होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक जैसा नहीं होता, वहां डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए यह विशेषता जो है दूसरे पर लागू नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्या होता है? मूल्य, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये तो मोनोपोली में होता है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट या विषम प्रोडक्ट, मतलब एक ही है दोनों, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में होमोजीनियस यानी एक जैसे प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब एक जैसे होते। किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही हो, फर्म का और उद्योग की कोई भी चीज हो एक ही हो, ये कब हो सकता है? फर्म की और उद्योग की कोई भी चीज एक ही तब हो सकती है जब उस इंडस्ट्री में एक ही फर्म हो। और ऐसा कब होता है? मोनोपोली में होता है सर, कि वहां फर्म और इंडस्ट्री एक ही है, इसलिए दोनों की लागत हो तो एक होगी, दोनों की आय हो तो एक होगी, हर चीज एक ही हो, क्योंकि दोनों बराबर है। कीमत विभेद कब होता है? तभी संभव होता है, कब बताइए मुझे? कीमत विभेद तभी होगा ना जब एक होगा, तभी वो क्या करता है सर, अपनी मर्जी की कीमत रखता है, यानी जब सेलर एक होगा तब कीमत विभेद की स्थिति मिलती है। कीमत विभेद जब फर्म में एक ही हो। एक संगठन बनाया गया था ओपेक, जो तेल कीमतों पर नियंत्रण करता था। ओपेक जो तेल निर्यात पर नियंत्रण करने के लिए बना था, वो एक्चुअल में क्या कर रहा था? मैंने क्या बताया आपको? ओपेक जो तेल निर्माण कंट्रोल करने के लिए एक कार्टेल बनाया था, जिससे कि कंपटीशन की संख्या जो है वो कम हो। चलिए भाई, तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन सबको याद रखिएगा। बाकी जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा तो आपसे एक बार रिवीजन कराऊंगा और फिर उसके बाद आगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मैच करने के लिए आया हुआ, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व किसमें होता है? अभी मैंने बताया, इसमें होता है। किंग डिमांड कर्व, ओलिगोपोली। परफेक्ट नॉलेज, प्राइस, कीमत विभेद किसमें होती है? कीमत का अलग अलग होना, मोनोपोली। प्रोडक्ट डिफरेंट, प्रोडक्ट का अलग होना, इम्परफेक्ट में होता है। पूरी नॉलेज होती है परफेक्ट में, क्योंकि उनको पता है सर वहां सेम प्रोडक्ट। ये कुछ बातें हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं अगली क्लास में
जब आप आएंगे मिलने, डिस्कस करने, मैं आपसे रिवीजन कराऊंगा, पूछूंगा 5 सवाल 10 सवाल, तब मुझे बताइएगा आपने, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप समझ में आया होगा कि कैसे एग्जामिनर पूछता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।